नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की लागत की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, मणिपुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार बनेगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,892 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 146 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को पहले दिन लगभग 42 लाख टीके लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित की। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खुला। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु युद्ध जैसी स्थिति को टालने पर सहमत हुए। और जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। इसका सही उत्तर है जानकी थेवर। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश में बैतूल के बादाखारी आमला के महेश ध्रुवे। मेरा नाम महेश ध्रुवे है। मैं एक आदिवासी हूँ। मैं बाराखाड़ी आमला बैतूल से हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का विजेता बनने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा जिला बैतूल एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ से भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आकाशवाणी कार्यक्रम सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैं पिछले 5 सालों से रेडियो सुनते आ रहा हूँ। मुझे आकाशवाणी से काफी ज्ञानवर्धक बातें पता चलती है। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पेराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न फिर सुन लें, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पेराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार बनेगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने मणिपुर की महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो खेल के क्षेत्र में भारत को गौरवान्वित कर रही हैं। श्री मोदी आज इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना का मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80,000 घरों को यहां के 4,25,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना आपके एक वोट की वजह से ही संभव हुआ है। 1.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलवाया है। 1,30,000 घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलवाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30,000 से ज्यादा घरों में शौचालय बनवाया है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और करीब 2,950 करोड़ रुपए की 9 विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं सड़क अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। सना लाइबाग मणिपुर की शान और बढ़ाएगी। इम्फाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में कई स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर का मोइरंग शहर ही वो स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार के कार्यों से ही ये सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मणिपुर को अब तक 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना से मुकाबले के लिए यहां वैक्सीन की 30 लाख से अधिक डोज मुफ्त दी जा चुकी है। आज मणिपुर के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके एक वोट ने किया है। मैं मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मणिपुर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय त्रिपुरा में हैं। वे अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 प्रमुख विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अलावा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ भी करेंगे। नए एकीकृत टर्मिनल भवन पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क प्रणाली से युक्त है। देश के सभी हवाई अड्डों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना पर अगले 3 वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के 1,20,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। थॉकचौम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री कल पंजाब में फिरोजपुर जाएंगे। वे वहां 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना सड़क मार्ग को 4 लेन का बनाने, मुकेरियां तलवाड़ा के बीच नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र की स्थापना और होशियारपुर तथा कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण शामिल है। राज्य में 2 प्रमुख सड़क गलियारों की आधारशिला भी रखी जाएगी। पंजाब के 3 शहरों में नए चिकित्सा बुनियादी ढांचे का शिलान्यास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1892 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 568, दिल्ली में 382, केरल में 185 और राजस्थान में 174 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 766 लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को जांच कराने की सलाह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट संदेश में श्री केजरीवाल ने कहा कि उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं और वे घर में ही पृथकवास में हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से भी अलग थलग रहने और कोविड जांच करवाने का आग्रह किया है। मुंबई में कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण लॉकडाउन लगाने का खतरा बना हुआ है। बृहन मुंबई नगर पालिका के आयुक्त आईजी चहल ने कहा है कि अगर रोजाना 20,000 से ज्यादा कोविड मामले आते हैं तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई में कोई भी लॉकडाउन नहीं चाहता, क्योंकि हाल के दिनों में सभी गतिविधियां सामान्य हो रही थी और अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था। लेकिन मरीजों की संख्या में होने वाली दुगनी तथा 3 गुना से ज्यादा वृद्धि चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखकर आम नागरिक तथा राजकीय दलों को भी स्वयं नियमन पर जोर देकर किसी भी भीड़ वाले समारोह के आयोजन में शामिल न होने का संकल्प करना होगा। मुंबई के मेयर ने कहा कि लोगों को अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो उन्हें संकल्प करना होगा कि हाल की स्थिति में शादी या अन्य ज्यादा भीड़ वाले समारोह में शामिल नहीं होंगे, सार्वजनिक स्थानों पर उचित प्रकार का ट्रिपल लेयर मास्क लगाएंगे और सार्वजनिक वाहनों में सफर करते समय उसे नहीं निकालेंगे। 15 से 18 आयु वर्ग के अपने बच्चों का टीकाकरण पूरा करेंगे। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम तक 99,27,000 से अधिक टीके लगाए गए, जबकि इस दौरान 37,379 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.13% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 68 करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल पहले दिन लगभग 42 लाख टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। हमने कोविड कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा से इस आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के बारे में बातचीत की। 18 साल के बच्चों में कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ है। जिस प्रकार का उत्साह और प्रसन्नता बच्चों में देखी गई और उनके माता पिता में देखी गई, ये बहुत ही संतोष का विषय है। और पहले दिन ही 42 लाख 15 से 18 साल के बच्चों को टीके लगे। ये लगभग कुल जो इस उम्र के बच्चे उनका 5 से 6% है और ऐसा लगता है कि अगले 3 हफ्ते में सारे बच्चे इस उम्र के उनको टीका लगाया जा सकेगा। के अलावा करीब 55 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। ये बहुत उत्साहजनक है। मेरी बच्चों से और उनके माता पिता से ये अपील रहेगी कि टीका लगने के बाद दूसरे टीके के लिए सही समय पर टीकाकरण केंद्र पे आएं और टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। पंजाब में कल 419 और लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय 1,741 सक्रिय मामले हैं। विभाग ने बताया कि कल 91,494 टीके लगाए गए। इनमें 3,000 से अधिक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हैं। मध्य प्रदेश में कल 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 7,49,000 से अधिक किशोरों का टीकाकरण किया गया। राज्य सरकार ने 20 जनवरी तक इस वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए 8,667 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। एमडी एनएचएम प्रियंका दास ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण का पहला दिन सफल रहा है। राज्य के सभी टीकाकरण केंद्रों पर प्रोटोकॉल के तहत सभी इंतजाम किए गए थे। इस बीच कल 221 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जिनमें इंदौर में 110 और भोपाल में 54 मामले शामिल हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के अधिकारी घर से काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को बताया कि भीड़ से बचने के लिए मेट्रो और बसें फिर से पूरी क्षमता से चलेंगी। हालांकि लोगों को बिना मास्क के यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। श्री सिसोदिया ने बताया कि विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का प्रभाव कम है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की लागत की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, मणिपुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार बनेगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करेगा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,892 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 146 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को पहले दिन लगभग 42 लाख टीके लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित की। और जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का घोषणा की है। ये निर्णय 31 जनवरी तक लागू रहेगा। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में लिया गया है। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने में छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी जब तक कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई नहीं किया जाता। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए आज से कई पाबंदियां लगाई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थाओं, निजी ट्यूशन, स्टेडियम, जिम्नेजियम, सैलून, स्पा, तरणताल, चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखने की घोषणा की। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं सहित सभी शैक्षिक गतिविधियां 15 जनवरी तक रोक दी गई हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण 5 से 10 जनवरी तक के शीतकालीन अवकाश को रद्द कर दिया है। चिकित्सकों से तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर उपस्थित होने को कहा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व सलाहकार डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे
जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज के एपिसोड में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और अर्थशास्त्री जोसेफ चिल्लादुरई कुमारप्पा को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1892 को तंजावुर में हुआ था। अर्थशास्त्री के रूप में कुमारप्पा का विश्वास था कि मानव धन सृजन का एजेंट मात्र नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अनिवार्य रूप से समाज का सदस्य है। उनके निबंधों ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कुमारप्पा को रचनात्मक कार्यकर्ता बना दिया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कुमारप्पा को ब्रिटेन और भारत के बीच वित्तीय दायित्वों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रवर समिति का संयोजक चुना गया। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो कुमारप्पा ने उनके समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादन संभाला। कुमारप्पा के लेखों के लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर कुमारप्पा ने 1934 में बिहार में भूकंप राहत कार्य के दौरान वित्तीय सलाहकार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जमनालाल बजाज की सहायता की। 1942 में कुमारप्पा के लेख स्टोन फॉर ब्रेड के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। 1946 में कुमारप्पा ने स्वावलंबन के सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण उत्थान के लिए विस्तृत योजना तैयार की। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो कुमारप्पा को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सौभाग्य से कुछ दिन के बाद उनकी आंखें फिर ठीक हो गई। स्वतंत्रता के उपरांत कुमारप्पा ने राष्ट्रीय हित में विभिन्न मिशन पर दुनिया भर की यात्रा की। बाद में वे राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए और मदुरै जिले के गांधी निकेतन में बस गए। 30 जनवरी 1960 को कुमारप्पा का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जनवरी 1931 को हुआ था। मौलाना का जन्म 10 दिसंबर 1878 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। जौहर भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और खिलाफत आंदोलन के अगुवा भी। उन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड से वापसी पर जौहर ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जौहर शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1923 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1930 में जौहर ने खराब सेहत के बावजूद गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने ये प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दो। मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता। ये शब्द सत्य सिद्ध हुए और 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई।
उनके पैतृक कस्बे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर के उस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज स्वतंत्रता सेनानी विष्णु दत्तात्रेय चितले को भी स्मरण कर रहे हैं। विष्णु का जन्म 4 जनवरी 1906 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में चितले और के.एम. अशरफ ने मुख्य प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव किया, जिसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तुरंत शुरुआत कहा गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया गया था। 1955 में चितले ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले गोवा के भारत में विलय की मांग करते हुए 1000 से अधिक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। पुर्तगाली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और कई साथियों के साथ चितले घायल हो गए। बाद में चितले 1957 से 1961 में मृत्यु तक बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। महान राष्ट्रवादी चितले को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। कश्मीर घाटी में आज कुलगाम जिले के ओकाई इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादी स्थानीय थे और प्रतिबंधित द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF संगठन से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रे को जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे लद्दाख क्षेत्र में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिला है। ये सीमा सड़क संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजस्थानी आकाशवाणी समाचार वेबसाइट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु हथियारों के प्रसार के साथ ही परमाणु युद्ध जैसी नौबत को रोकने पर सहमत हो गए हैं। रूस में जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार ये पांचों महाशक्तियां विश्व में सुरक्षित माहौल कायम करने के उद्देश्य से सभी देशों को साथ लेकर चलने और परमाणु युद्ध जैसी स्थिति को रोकने में अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हैं। जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट पर 74 रन बना लिए थे। भारत ने कल अपनी पहली पारी में 202 रन बनाए थे। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में हिमपात होने की उम्मीद है। जम्मू में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में बर्फ या बर्फबारी होने की संभावना है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पेराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के इंफाल में 4,800 करोड़ रुपए की लागत की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, मणिपुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार बनेगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करेगा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,892 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में कोविड के 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 146 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को पहले दिन लगभग 42 लाख टीके लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित की। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खुला। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु युद्ध जैसी स्थिति को टालने पर सहमत हुए। और जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।